हेलो हेलो हेलो, आ जाओ फटाफट से। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर नया साल के दूसरे दिन जमानु तकड़ा जड्डा का मैं फिर स्वागत करूं। थोड़ा देखिए अंदर आ जाओ फटाफट से भाई, आओ 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 फटाफट आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राम राम भाई राम राम। हवा में प्रणाम गुरुजी, हवा में। अच्छा 11:11 पर आए, 11:11। देखो भाई, आज बहुत घनी ठंड जमा सीढ़ीबाड़ चल रहा है, और इसी सीढ़ीबाड़ के अंदर जो हमारा जो हरियाणा है, जो कि कृषि प्रधान राज्यों के अंदर शुमार है, यानी कि हमारी खेती बाड़ी यही हमारी पहचान है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक भी होगा हरियाणा में कृषि। 19 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, यानी कि 19 दिन से लगातार हमारी कक्षाएं चलने लग रही है, और आज हमारी 20वें दिन की क्लास है। आ जाओ स्टार्ट करते क्लास। क्या हो गया मास्टर, कल सोमा हो गया? अरे मैं क्यों सोमा होऊंगा यार देखो भाई, स्टार्ट करते हैं हरियाणा में कृषि। भाई करें शुरू। तो हरियाणा के अंदर कृषि, पहली बात तो देखो आपको मैं समझाता हूं, खेती बाड़ी है वो अपनी हरियाणा की पहचान है। सबसे ज्यादा जो खेती बाड़ी अपना हरियाणा का में करी जाया करे। ठीक है जी, पहले आप लोग देखो हरियाणा का क्षेत्रफल कितना, सभी को पता है, बहुत बार करवा चुका हूं स्टार्टिंग के अंदर भी, लेकिन अब इसको करवाने का उद्देश्य ये नहीं, मैं क्षेत्रफल पहली बार करवाऊं, इससे मुझे कुछ चीज रिलेट करके बतानी, इसलिए मैं दोबारा तेरे बताऊं। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है सभी साथियों को पता है जी? बिल्कुल पता है जी। 4 4 2 2 और बीच में एक लगा दो, 44,212 वर्ग किलोमीटर क्या है हरियाणा का क्षेत्रफल है जी। हाँ जी, चीज तो हमने मेरा हिस्सा का कि मैं नई चीज बताऊं। ओके जी, अब ये जो 44,212 वर्ग किलोमीटर है ना, तो आपसे जो एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा वो ये है कि हरियाणा का जो टोटल क्षेत्रफल उसका कितने प्रतिशत हिस्सा कृषि योग्य है, यानी जो 44,212 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, इसमें कितने परसेंट एरिया है खेतीबाड़ी करने योग्य है? तो वो लगभग 81% का एरिया ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। ठीक है, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 81% हिस्सा क्या है आपका कृषि योग्य है भाई, जिसके ऊपर खेती बाड़ी हो सकती है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी। इसको याद कैसे रखो? याद रखने की सिंपलिसिटी है। 81 मतलब एक आस, 81 मतलब क्या? एक आस। जो किसान हो उसने कह रहा एक आस हो कि हाँ भाई मेरे 30 साल बढ़िया फसल मिलेगी। ठीक है, तो भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 81% हिस्सा क्या हमारा खेती बाड़ी हो गया, यानी जिसके ऊपर खेती हमारी हो सकती है। ओके जी, दूसरी चीज, हरियाणा की लगभग 70% जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है। हरियाणा की लगभग 70% पॉपुलेशन, 70% जनसंख्या किसके ऊपर है? कृषि पर निर्भर करती है। तो इसीलिए तो हरियाणा में बेरोजगारी ज्यादा है, कृषि पर निर्भर करती है। क्योंकि मैक्सिमम लोग देखो पुराने टाइम के अंदर मैक्सिमम लोग खेती करते थे। ठीक है जी, अब पुराने टाइम के अंदर तो भाई देखो खेत ज्यादा होते थे, एक आदमी 25 50 किलो आया करते। अब धीरे धीरे लोगों ने बालक गणे जामे, अपने दादा और गणे बालक जामे, सारी जमीन बंड गई। ई वाले बालका का 1-1 2-2 किले आओ भाई। ठीक है, उन्हें 1-1 2-2 किल्टा में किमें नहीं होना। कुछ फसल वो वैसे घर 2 टाइम की रोटी मिल जाएगी, इसका फालतू अगर आप चाहो भाई हमने बड़ा सारा बंगला बनाना है और गाड़ी लेनी है, वो सौदा नहीं होगा भाई 1-2 किल्टा में। ठीक है, उसका खातर कम से कम 10 किले होने चाहिए, तब जाके समझ लो गाड़ी गुड्डी घर सुथरे बन सका है। ठीक है, नॉर्मल अपना जीवन बसर गुजारा चलाना तो वो 1-2 किल्टा में हो जाए, 2 टाइम की रोटी तारी सही मिल जाएगी। ठीक है, अब हरियाणा की लगभग क्या 70% जनसंख्या कृषि पर, 70 का मतलब सताना। ठीक है, यानी कि कृषि ने खेती बाड़ी ने 70% जनसंख्या को सता रखा है, यानी परेशान कर रखा, दुखी है जनसंख्या। ठीक है, सारे सुखी को नहीं खेती बाड़ी करनी है। पहला टाइम पर क्या करता, खेती बाड़ी की डिमांड होया करती, मेन जो व्यवसाय हमारा वो खेती बाड़ी होया करता। आज का टाइम पर तो मेन क्या है व्यवसाय, नौकरी लगो, शारीरिक काम करो इलाके में। ठीक है, नौकरी का तनख्वाह गणी है, यानी वो जो पीढ़ी थी वो पलट गई भाई। पहला खेती बाड़ी पे हमने सारा टैक्स किसान पे लिया कर दे, अब किसान के टैक्स माफ कर दे, फिर हमें किसानों से तो कोई टैक्स ही नहीं लेंगे। आई सी समझ में? यानी अब सारा सिस्टम पलट चुका है, पहले खेती बाड़ी ही मेन आजीविका का साधन थी। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। अब हरियाणा का ऐसे मतलब ऐसा जिला बताओ जहां पर है मतलब कि सबसे अधिक कृषि की जाती है, यानी कि सबसे अधिक जो भूमि का एरिया है वो खेती बाड़ी के लिए उपयुक्त है। और दूसरा हरियाणा का ऐसा जिला बताओ जहां की जो भूमि है वो खेती बाड़ी के लिए उपयुक्त नहीं है। 2 जिलों के बारे में आपसे पूछा है, यानी एक जिला तो ऐसा बताना जिसमें खेती बाड़ी सब तक गणी हुआ है। ठीक है, यानी कि वहां के लोग सब तक खेती बाड़ी कर, दूसरा जिला ऐसा बताना है मतलब कृषि योग्य जो भूमि खेती बाड़ी वो कम होगी। ठीक है, हरियाणा का सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला जिला, कृषि योग्य भूमि वाला जिला ताम तारा शरीर पर नो बता दो बजड़ा सब तगड़ी खेती बाड़ी हुआ है। तारा शरीर का वो हिस्सा जड़ा सब तगड़ी खेती बाड़ी हुआ है। सिर के ऊपर फसलें बो रखी है, ये जो बाल तामना दिख रहा है ये फसलें तो है सिर के ऊपर एक डालता। तो सबसे अधिक खेती बाड़ी पूरे शरीर पर कहां पर होती है? सिर के ऊपर होती है। तो सिर का क्या बन गया आपका? सिरसा बन गया। तो हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर क्या है आपकी सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि हमको देखने को मिलती है। ठीक है जी, सबसे कम कृषि योग्य भूमि कहां पर देखने को मिलती है? सब तक कम बालकड़ा पाओ भाई, सबसे कम बालकड़ा मिलते हैं कुल्ला पे, यानी पंचकुला। ठीक है भाई, तो पंचकुला क्या है हमारा ऐसा जिला है जहां पर क्या सबसे कम कृषि योग्य भूमि हमको देखने को मिलती है। ओके जी, चीजें हमें समझ में आएगी, दोनों फैक्टर समझ में आए। सबसे अधिक पूछ लेगा तो सिरसा, सबसे कम पूछ लेगा तो कौन सा है? पंचकुला। ये बाकी शरीर में गर्मी। ठीक है, कमर तैयार दिया भाई। ठीक है, सिरसा पंचकुला बहुत बढ़िया भाई। क्या हुआ? कल वाले
लास्ट के पेज दिखा दो सर, पहले स्क्रीनशॉट भाई, कल वाले लास्ट के पेज वो हट लिया, ओके ये जाएगा। ओके, जितनी चीजें हमारे समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले पेज के ऊपर। अगला हमारा सिस्टम क्या है, अब आपसे पूछा जाता है जो सेंट्रल लेवल पे, अगर हम लोग पूरे भारत के लेवल के ऊपर देखें तो सबसे ज्यादा जो खाद्यान्न का मतलब जो खाने की चीजें हैं, ठीक है, उनका जो भंडारण किया जाता है, उसके अंदर हरियाणा का रैंक क्या, तो पूरे भारत के अंदर दूसरा रैंक है। पहले नंबर पे पंजाब है, पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर क्या खाने की चीजें स्टोर होती है, जैसे गेहूं वगैरह, धान वगैरह। दूसरे नंबर पे अगर पूरे भारत के लेवल पे देखें, यानी कि केंद्रीय लेवल पे देखें, तो वो हरियाणा आता है, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी, केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण, केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण, खाद्यान्न भंडारण के अनुसार हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, हरियाणा का भारत में सेकंड स्थान है भाई, ठीक है। पहला किसका हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, सेकंड स्थान है। और फर्स्ट किसका है, फर्स्ट लिख लो, बाकी कभी पूछा नहीं जाता, फर्स्ट पंजाब का है, ठीक है। ओके जी, ये चीज भी होगी क्लियर, ठीक है जी। अब पूछा जाता है हरियाणा के अंदर कृषि के जोन कितने हैं, जैसे हमने अभी, जैसे कल हमने करा जलवायु वाला टॉपिक, हमने उसके अंदर भी देखा कितने टाइप की जलवायु कैसे क्या है, उसी टाइप से हरियाणा के अंदर कृषि के जोन, यानी कि किन किन एरियाओं के अंदर हरियाणा के अंदर खेतीबाड़ी हो सकती है। हरियाणा का मैप लगाना भूल गया मैं, लगा लूं के, लगा लो जी। अरे देख लो, तुम परमिशन दोगे तो लगाऊंगा, नहीं टाल कर दूंगा, लगा लो जी, कोई बात नहीं, चलो लगा लेता हूं। देखो भाई, तो हरियाणा के अंदर मेनली कितने कृषि जोन देखने को मिलते हैं, हरियाणा के अंदर 3 कृषि जोन हमको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं जी, एक तो ये जो पूर्वी हरियाणा के जो मैदान है, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, ये पूर्वी हरियाणा के मैदान हो गए ये भाई, ठीक है जी। दूसरे हमारे हैं पश्चिमी हरियाणा के मैदान, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, ये सारे पश्चिमी हरियाणा के अंदर, ओके जी, ठीक है। और जैसे हाँ ये इस तरफ वाले ये सारे इसे कमाओ जिंद भी सारा मध्य हरियाणा के डालता, ठीक है। और तीसरा आता हमारे पास दक्षिण हरियाणा के मैदान, इधर भी खेतीबाड़ी होती है। लेकिन ये जो हमारा उत्तरी हरियाणा ना, जो पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, यहाँ पर हमारी खेतीबाड़ी बहुत कम होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं शिवालिक की पहाड़ियां हैं, पहाड़ा में खेती थोड़ी ना कृषि को हो, तो यहाँ पर खेतीबाड़ी तो होती है लेकिन बहुत कम होती है, तो इसको हम लोग कृषि जोन में कंसीडर नहीं करते हैं, इसको कृषि जोन के अंदर नहीं मानते। कृषि जोन के अंदर हम लोग सिर्फ 3 एरिया मानते हैं, एक तो पूर्वी हरियाणा, ठीक है, एक हमारा पश्चिमी हरियाणा और एक हमारा दक्षिणी हरियाणा। तो 3 हमारे क्या है कृषि जोन हमको देखने को मिलता है। आपसे पूछेगा हरियाणा के अंदर टोटल कृषि जोन कितने हैं, हरियाणा में टोटल कृषि जोन कितने हैं भाई, कृषि जोन कितने हैं, 3 हैं जी। कौन कौन से हैं जी, 3 हमारे पास अभी करवाते हैं। देखो पहला कौन सा हो गया हमारे पास, पूर्वी हरियाणा, पूर्वी एचआर के मैदान, पूर्वी हरियाणा के मैदान, ठीक है। एक हो गया हमारे पास ये वाला हिस्सा पश्चिमी हरियाणा के मैदान, ओके जी, पश्चिमी एचआर के मैदान। और जो थर्ड नंबर पे हमारे पास आते हैं वो कौन से हमारे पास, नीचे वाले दक्षिण हरियाणा के मैदान। उत्तर वालों को इसके अंदर कंसीडर नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के क्या है हरियाणा के अंदर हमें कृषि जोन देखने को मिलते हैं, ओके जी, ये चीज हमें क्लियर होगी, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, बिल्कुल टुच्चा सा प्रश्न पूछूंगा आधार पर, हरियाणा के अंदर जो ऋतुएं हैं, जैसे गर्मियां की ऋतु आवा है, सर्दियां की ऋतु आवा है, बारिश की ऋतु आवा है, ठीक है, इस आधार पर टोटल कितनी प्रकार की फसलें बोई जाती है, कोई साथी बताएगा। बिल्कुल बेसिक और टुच्चा प्रश्न, और अगर ये प्रश्न भी किसी ने गलत कर दिया ना तो भाई नो समझ लो वो बिना बातें मतलब पेपर पर अपना देना छोड़ दो, कोई उसका फायदा नहीं है। सर बहुत दिन हो गए पूछते, आप रिप्लाई नहीं करते जीडी के बैच के लिए। कीर्ति क्या रिप्लाई करना भाई, सर हरियाणा पुलिस में 40+ वाले का भी आ जाएगा, अरे सारे का होगा A to Z, 40+, 30+, 10 वाला है उसका भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम तैयारी करो, बस लागे रहो, ठीक है, सारे तैयारी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूर्वी में आधे रह की मात्रा आएगी, अच्छा ऊपर लगानी भूल गया कि पूर्वी तो हम याद रखोगे, CID वाली पूर्वी तारी फेवरेट्स है, मन के बेरा को नहीं, ठीक है। 100 में से 99 लोग हैं पूर्वी के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर देखते हैं, पूर्वी के नाम से आईडीज, मानते हो इस बात को, बिल्कुल मानते हैं। आया आंसर किसी का, पूर्वी तो याद रखोगे, और किसी का नाम तो कौन सा हम याद रखते, ऊपर लगाना भूल गए भाई, पूर्वी तो पूर्वी है। चलो अब आगे देखते हैं। देखो हरियाणा के अंदर जो हमारी ऋतुएं हैं, ऋतुओं के हिसाब से कितने टाइप की, 2 टाइप की फसलें आपकी बोई जाती हैं, एक रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, सभी को पता है, इसके अंदर कोई वो नहीं है। लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा में ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर कितने टाइप की, 2 टाइप की फसलें आपकी बोई जाती हैं, 2 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं भाई, ठीक है। कौन कौन सी हैं आज अब उनके बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में अपने को विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा, हल्के मत लेना। पहले आती है हमारे पास रबी फसलें भाई, कौन सी आती हैं, रबी फसलें। इसको याद कैसे रखो, देखो रबी, इसको मतलब सिंपल ट्रिक का याद करो, एक झटका में, ठीक है। HSSC झटका मशीन है ना, वहां पे भी झटका मशीन है, एक झटका में याद करो। देखो आओ एक बार तुम रबी फसलें भाई, रबी फसलें देखो, रह से रबी, रह से रगड़ना। आप नो बताओ, नो हाथ रगड़ने की जरूरत किस मौसम का पड़ा कर है, सर्दियों का मौसम का है, क्योंकि जितना रगड़ोगे उतना सिस्टम गर्म होगा, तो सिस्टम गर्म करने की जरूरत कब है, सर्दियों के मौसम के अंदर। तो रबी, रह से रगड़ना, ठीक है। यानी कि रबी की फसलें किस मौसम के अंदर बोई जाएंगी, सर्दियों के मौसम के अंदर क्या है, रबी की फसलें बोई जाती हैं, सिंपल सी ट्रिक है, कदे भी कौन बोलो, ठीक है। तो रबी फसलें कब है आपकी, सर्दियों के मौसम में बोई जाती हैं भाई, ये ट्रिक याद रखना बस, सर्दियों के मौसम में बोई जाती है, मौसम में बोई जाती है। मंथ आपसे पूछेगा कौन से महीने के अंदर भाई, तो अक्टूबर नवंबर के महीने के अंदर आपकी बोई जाती है, जैसे अभी बोई है, ठीक है। ये जो फसल जो उग रही है अभी खेत का, वो सारी रबी की फसलें हैं, ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। इनके काटने का समय
क्या होता है बताओ भाई, जो रबी फसलें हैं इनको काटने का समय क्या होता है, किस टाइम इनको काटते हैं, तो मार्च अप्रैल के महीने के अंदर भाई, कौन से लगभग 6 महीने का टाइम पीरियड होता है, मार्च अप्रैल के महीने के अंदर क्या है हम लोग इनकी कटाई कर देते हैं। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी, दिमाग के अंदर बिल्कुल बेसिक से है। ठीक है, अब ये जो फसलें मतलब जो मेनली बोई जाती है रबी वाली, ठीक है, ये आषाढ़ के महीने में बोते हैं, तो इनको आषाढ़ी फसलें भी बोलते हैं। आपसे प्रश्न पूछा था आषाढ़ी फसलें कौन सी होती हैं, तो जो रबी वाली फसलें होती हैं इन्हीं को हम लोग आषाढ़ी फसलें भी बोलते हैं। ठीक है, इनको आषाढ़ के महीने में वा कंबल उड़वा दे, ठीक है। देखो भाई, इनको क्या है आषाढ़ी फसलें भी बोलते हैं भाई। यो लासी वाला पिटा का भगवान कसम, यो रोज रोज आ जाए ताजा लासी मैं खिंडाया दूँ बिना बात कर, इनको आषाढ़ी फसलें भी बोलते हैं। इतना बेशरम आदमी है, सुबह के बेरा 7 बजे लगा इस मोटरसाइकिल में फिरान दूर की दूर ताजा लासी यार कौन पीनी तेरी लासी, फिर ब्रो सुबह गाड़ में शर्म भी को नहीं आवा, कम से कम लोग लेने को लगे फिर अगला दिन फिर उठा गया है, थोड़ी सी तो शर्म ले जानी चाहिए आदमी ना भी। तो इनको क्या है आषाढ़ी फसलों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। इसके अंदर मेनली फसलें कौन सी हैं, फसलें हमारे पास गेहूं हो गया, तो देखो गेहूं की फसलें अभी बुई हुई हैं, अभी तुम खेतों के अंदर जाके देखोगे तो गेहूं की फसल तो दिखेगी। ठीक है, इसके अलावा जो चना मटर ये सारी फसलें क्या हैं अभी बोई हुई हैं, अभी तो खेत में दिखेगी। सरसों देखियो इस टाइम सरसों हो गया, ठीक है, आलू हो गया, राई हो गया, सारी बेस से मौसम का में है। ठीक है जी, सरसों के खेती तो दिखेंगे। सरसों जो आदमी जो बालक गांव में मरवा है ना उन्हें तो बेरा इन चीज़ ज्ञान है। ठीक है, खरीफ फसलें का भी रबी फसलें का भी, इन जो बालक शहर मरवा उन्हें ज्ञान को नहीं इन चीज़ का, उन्होंने मेरा सरसम हो गया, सरसम का सिर्फ दिखा है सरसों। और भैया वो सरसों का तेल देना, बहन जी क्या करोगे सरसों के तेल की, भैया वो है ना मेरा BF यूज करता है, उससे ना चिपचिपापन आता है, ऐसे चिड़पड़ा रंग का होता है। ओके बहन जी अभी दे देता हूँ, ये लो बहन जी। भैया कितने रुपए का हो गया, बहन जी 70 रुपए का हो गया। 70? व्हाट इज दिस भैया, 70 क्या होता है, बहन जी 70 रुपीज। 17? ओ लो भैया 17 समझी, उसमें भी 17 नहीं समझी, लो भैया 17 रुपीज। अरे बहन जी 50 + 20 70। ओ 50 + 20 आप पहले बोल देते भैया, ये लो 50 ये लो 20, इसी से है याद धरती पे हैं, उन्हें ज्ञान नहीं को निजमा बोले बालक से। तो गेहूं जो चना ये सारी की सारी क्या है तारी रबी की फसलें जो कि सर्दियों के समय बोई जाती है। अब सर्दियों के अंदर तापमान क्या रहता है, कम रहता है। अरे सर्दियां मौसम सीधी बात तापमान कम है, तो आपसे पूछ ले भाई किन फसलों को उगाते समय है कम तापमान और काटते समय शुष्क वातावरण, यानी कि सूखे मौसम की जरूरत होती है, यानी गर्मियों के मौसम की जरूरत कौन सी हमारी, ये जो रबी की फसलें हैं ये भाई। ठीक है, इनको बोते समय कम तापमान, भाई इनकी जब आप बोआ उस टाइम तो तापमान कम होना चाहिए, और काटते समय शुष्क तापमान की जरूरत होती है, शुष्क तापमान की जरूरत होती है भाई। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई, बिल्कुल बेसिक चीज है यार, छोटी क्लास में पढ़ना भी बेरा इन चीजों का। ओके जी, अब आपसे जो मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा था वो ये है कि जब भी रबी की फसलें मतलब या तो बोई जाती हैं या काटते हैं, मेनली काटने के समय पर होता है, तो जब रबी की फसलें हम लोग काटते तो कटाई के समय या फिर फसल पकने की खुशी के अंदर कौन सा डांस किया जाता है, तो उसका नाम है आपका कौन सा नृत्य है, लूर नृत्य। आप जब आपको हरियाणा के नृत्य कराऊं तब आपको जोर से समझ लूर नृत्य क्या है, फसल कटाई के समय किया जाता है, हरियाणा के अंदर आपसे पूछा जाता है। और रबी की फसलें जिस टाइम काटते हैं उस टाइम त्योहार कौन सा होता है, तो उस टाइम होली या फाग का त्योहार होता है, मार्च के महीने के अंदर आती है होली और फाग। हाँ जी, चीज भी हमारे समझ में आएगी। और जब हम लोग फसल को घर पे ले आते हैं, यानी कि घर पे हमारे घर पे आएगी फसल, उसके बाद हम लोग किस त्योहार को मनाते हैं, बैसाखी उत्सव हम लोग मनाते हैं। तो तीन चीजें तीनों अलग अलग हैं। क्या चीजें हैं, रबी की फसल काटने के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है, आपसे पूछा जाता है, जब हरियाणा नृत्य कराऊं तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो वो होता है आपका लूर नृत्य। लूर नृत्य कब किया जाता है, फसल कटाई के समय लूर नृत्य किया जाता है। ओके जी, ठीक है। और आपसे पूछ ले रबी की फसल काटने के दौरान ये तो हो गया नृत्य, त्योहार कौन सा होता है उस टाइम, तो त्योहार होता है आपका होली या फाग। होली या फाग के अंदर से एक त्योहार मनाया जाता है। ठीक है जी, दोनों एक ही तो हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि फसल जब घर आ जाती है, घर फसल आने के बाद जो उत्सव होता है उस उत्सव का क्या नाम है, जब घर पे फसल आ जाती है तो उस टाइम जो उत्सव मनाया जाता है उसका क्या नाम है, उसका नाम है बैसाखी। 13 अप्रैल को सेलिब्रेट होती है, 13-14 अप्रैल के आसपास आती है बैसाखी। ठीक है, तो ये तीन फेस्टिवल आपको याद रखने हैं। ठीक है जी, लूर नृत्य ये तो मतलब बहुत बार करवा चुके हैं, सबको पता ही है। ठीक है जी, ओके वेरी गुड। तो रबी फसलों का कंसेप्ट हो चुका है पूरा, इतनी ही चीजें आपको रबी फसलों के बारे में पढ़ने से फालतू कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या सभी साथियों को चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, एक बार के लिए बताओ। सर जी बैच लेना, डिस्काउंट कोड क्या है सर, गरीब हूं भाई, डिस्काउंट कोड कल एक्सपायर हो चुका है भाई, गरीब लोगों के लिए खोला था कल डिस्काउंट कोड है, सारे गरीब हार्ड कोई अमीर कौन भाई। ठीक है, ताम जितने रुपया उतारता था ऊपर ले दिखा है, वो तामना मेरे दिखा है। ठीक है, और जो तामना मेरे दिखो ना और ऊपर ले अमीर दिखा है, सारे नो है भाई, सारे गरीब धरती के ऊपर कोई अमीर नहीं है। अंबानी खुद ना गरीब समझा है, एलोन मस्क जमा टॉप पर रहा है, तो सारे गरीब हैं भाई यार। बाकी कोई बात कौन भाई, अपना जो हेल्पलाइन नंबर है जोड़ है वो मैसेज कर लिए, कर दें सोल्यूशन। ठीक है, ओके जी, क्लियर है। ठीक है जी, अमीर आदमी तो तैयारी करे कौन सरकारी नौकरी की, सीधी सी बात है यार। ठीक है भाई, क्या हुआ, लागदर रील को सुत्ती बना रखी महिला सर जी। और लेक्चर वीडियो कहाँ है भाई, गेमिंग वीडियो सारी लेक्चर वीडियो ऐप के ऊपर है। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिला प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो हरियाणा जीके का बैच मिलेगा। ठीक है, आपको सीईटी मेंस का बैच मिलेगा, जो कि सीईटी मेंस वाला है यही लेना भाई, जो हरियाणा पुलिस की तैयारी करने लगे कभी दूसरा ठाकी बैठ जाओ, फिर रो वाला बदलो फिर बदलो नहीं गा। ठीक है, सीईटी ग्रुप डी का ले लेना, जिसको ग्रुप डी की तैयारी करनी हो। ठीक है, और एएलएम की तैयारी करनी हो एएलएम वाला ले लेना। और भाई एक देखो कुछ बच्चों में आपकी तरतीब बता भी दूं भाई, कुछ साथी हैं, कल कुछ साथियों ने 2-3 साथी थे
ALM वाला बैच ले लिया, मतलब मैंने उस बैच को अपन कहता हरियाणा सीटी में ब्रैकेट में लिख भी रखा स्पेशल ALM बैच, तो भी ALM वाला ले लिया, फिर बोले गलती से ALM परचेज हो गया, मेरा नहीं हरकत दिमाग को करके चल रहा है। सर इंडिया जीके कहां से पढ़ो? अभी ना बैच का पूरी करवा रखी भाई पीयूष, ठीक है 150 क्लासों के अंदर पूरी इंडिया जीके करवा रखी भाई, 150 क्लासों के अंदर पूरी डीप तरीके से, पूरी गहराई से, ठीक है। उससे बार कोई पर्सन ये हो जाए कि हाँ भाई बहुत ही रेयर चांस है, विद एंड रिटन नोट्स सारी इंडिया जीके के, स्टेटिक लगा लो 38 क्लास में स्टेटिक है, पॉलिटी 30 क्लास में, ज्योग्राफी 30 क्लास में, इकोनॉमिक्स की 21-22 क्लास है, हिस्ट्री की 60 क्लास है, 70 है शायद, ठीक है पूरी डीप तरीके से करवा रखी है। अब आते हैं हम लोग खरीफ की फसलों के ऊपर। आओ खरीफ की फसलें, जिसको सिर्फ इंडिया जीके करनी हो कंप्लीट जीके वाला बैच ले लेना, उसमें सिर्फ इंडिया जीके और साइंस मिलेगी आपको, ठीक है। देखो भाई खरीफ की जो फसलें हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। अब खरीफ वाली कौन सी हो जाएंगी? देखो जो रबी वाली एक याद रखो, ऐसे रबी ऐसे रगड़ना, रगड़ने की जरूरत सर्दियों में पड़ती है। तो दूसरा जो टाइम बच गया, दूसरा कौन सा? गर्मियों का टाइम बच गया, यानी जून जुलाई का महीना बच गया। तो जून जुलाई के महीने के अंदर क्या हमें खरीफ की फसलें बोनी पड़ती हैं, ओके जी, ठीक है। तो बोने का समय हमारा जून जुलाई का महीना, काटने का समय ये मैंने बताई थी नवंबर अक्टूबर नवंबर का, मैं क्या है रबी की फसलें बोएंगी, ठीक है। तो आपका सितंबर अक्टूबर का में इनको काटने का समय नहीं, थोड़े समय 4 महीना में पक्की तैयार हो जाए। तो खरीफ फसलें कौन सी है? जो फसलें गर्मियों में बोई जाती हैं भाई, ठीक है, यानी जून जुलाई के महीने के अंदर ये बोई जाती हैं, ठीक है। फसल बोने का समय आपसे पूछ ले, बोने का समय, तो बोने का समय कौन सा भाई आपका? जून जुलाई का महीना भाई, ओके जी, जून एंड जुलाई के महीने के अंदर इसको बोया जाता है। फसल कटाई का समय, कटाई का समय, फसलों को काटते कब है भाई? आपके अक्टूबर के मंथ के अंदर, मतलब कि सितंबर का लास्ट या अक्टूबर का मंथ, ठीक है, सितंबर अक्टूबर के महीने के अंदर काट देते फसल को, ठीक है। ये चीज भी हमें समझ में आ गई। अब सीधी सी बात है, गर्मियों के टाइम पर तापमान क्या होता है? ज्यादा होता है, और जून जुलाई के महीने के अंदर होता है उमस भी बढ़ जाती है, नमी वातावरण के अंदर बढ़ जाती है बारिश की वजह से, वहां जो गर्मी हुआ जमानो मारने वाली गर्मी हुआ है, ठीक है। तो यानी इन फसलों को बोने के लिए क्या है? अधिक तापमान और आर्द्रता की जरूरत पड़ती है, अधिक तापमान एंड आर्द्रता की जरूरत पड़ती है, की जरूरत पड़ती है। ज्यादा तापमान और आर्द्रता की जरूरत है कौन सी फसलों को बोने में पड़ती है? हमें खरीफ की फसलों को बोने में क्या ज्यादा तापमान होना चाहिए और आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी भी क्या है? ज्यादा होनी चाहिए, ओके जी। अभी जैसे हमने देखा था कि जो हमारी रबी की फसलें थी वो कैसी थी? आषाढ़ी फसलें, आषाढ़ के महीने में जो कांबड़ उड़वा दे, ठीक है। जुलाई अगस्त के महीने के अंदर कौन सा मौसम आता है? सावन का महीना, पवन करे शोर, शोर नहीं बाबा, शोर। तो यानी इनको क्या बोलते हैं? इनको सावनी फसलों के नाम से जानते हैं भाई। इनको क्या है? इनको सावनी फसलें भी बोलते हैं, सावनी फसलें बोलते हैं, ठीक है जी। ये चीज भी हमें समझ में आ गई। इसके अंदर कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? तो धान बोया जाता है, धान जिसको चावल भी बोल देते हैं, धान या चावल, ठीक है। और इंग्लिश में बोले तो पैडी, पैडी की धान को बोलते हैं इंग्लिश में, चावल को इंग्लिश में राइस बोलते हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस है, गलती मत करना, है दोनों एक ही चीज, ठीक है। मतलब चावल थी धान बोलते हैं, कई जगह इसको जीरी बोल देते हैं, जीरी, क्योंकि जीरा वर्गीय हो ना, जीरी बोल देते हैं। तो इस टाइप से इसके अलग अलग नाम हमको देखने को मिलते हैं, ओके जी। धान हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, मक्का भी इसी मौसम के अंदर बोया जाता है, गर्मियों के मौसम के अंदर, ठीक है। यानी जो चीजें हम लोग सर्दियों के अंदर खाते हैं सारी इसी मौसम के अंदर बोई जाती हैं, ठीक है। जैसे बाजरा हम लोग सर्दियों में खाते तो बाजरा भी इसी मौसम में है, ठीक है। कपास यानी रुई का प्रयोग हम लोग सर्दियों में करते तो गर्मियों में बोई जाती, तभी तो सर्दियों में हमें तैयार होकर मिलेगी, इस चीज से समझो तुम लोग, ठीक है। गन्ना है, गन्ना भी इसी मौसम के अंदर आपका बोया जाता है। जूट की फसलें हैं, जूट की फसलें भी हमें इसी मौसम के अंदर हमको देखने को मिलती हैं जी। इसके अलावा शक्करकंदी खाते हो, मूंगफली खाते हो, सारी इसी टाइम पर है, ठीक है जी। शक्करकंदी होगी, मूंगफली होगी, मूंगफली होगी, तिलहन की फसलें होगी, ये सारी इसी मौसम के अंदर बोई जाती है। फसलों के नाम याद रख लेना, पूछता है एग्जामिनर की ये फसल किस मौसम के अंदर बोई जाती है, ओके जी। चीजें हमें समझ में आ गई भाई, ठीक है। सारी चीजें क्लियर होगी, हर एक साथी के दिमाग में घुस गई। खरीफ की फसलों वाला टॉपिक हो गया हमारा क्लियर, इतना ही आपको खरीफ की फसलों के बारे में पढ़ना है, ओके जी। अब हम लोग एक एक फसल के बारे में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। जैसे गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल है, उसके बारे में पढ़े, उसका पुराना नाम क्या था? गोधुम के नाम से जानते थे गेहूं को पुराने समय, चावल को पुराने समय के नाम, पुराने समय के अंदर वरीही के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा के अंदर किस जिले के अंदर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? अभी इन प्रश्नों के ऊपर आ जाओ फटाफट से, आओ भाई। दोनों चीजें क्लियर है, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अब फसल वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। गेहूं, गेहूं की फसलों के बारे में पढ़ना है, ओके जी। अब हम लोग एक एक फसल के बारे में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। जैसे गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल है, उसके बारे में पढ़े, उसका पुराना नाम क्या था? गोधुम के नाम से जानते थे गेहूं को पुराने समय, चावल को पुराने समय के नाम, पुराने समय के अंदर वरीही के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा के अंदर किस जिले के अंदर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? अभी इन प्रश्नों के ऊपर आ जाओ फटाफट से, आओ भाई। दोनों चीजें क्लियर है, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अब फसल वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। गेहूं, गेहूं के बारे में पढ़ेंगे भाई, बताओ क्लियर है सारी चीजें? सर जी डी ग्रुप का बैच लिया था, मेंस में कन्वर्ट करवाना था, इंस्टा पे या टेलीग्राम पे प्रिपेयर ही नहीं कर रही। कब लिया था भाई? ओनली एक हफ्ते पुराना आपका होता है, ओ क्या नाम है, चेंज होता है। सर सीटी क्या है? प्री बैच लिया था, मेंस में कन्वर्ट कर भाई, अब चेंज नहीं होगा भाई, प्री वाला बैच अभी थोड़ी ना होगा यार चेंज, ओनली 1 वीक का था, पूरा रीजन भी तो बताया था यार। सर मेरा स्कोर 59 है, ग्रुप डी का बैच लूंगा, सीटी मेंस का कौन सा? भाई कोई सा ले ले भाई, अगर तन्नू लगा हरियाणा पुलिस नंबर आज का तो मेंस वाला ले लिया, तन्नू लगा कोई नंबर तो ग्रुप डी वाला ले लो, मर्जी तेरी है भाई, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस का बैच में आर्यन शर्मा, ये अब हरियाणा जी के थोड़ी जाओगे मेरे भाई, इंडिया जी के तो सेम है, ठीक है। ओके भाई चलें आगे, चलो जी आगे। इतनी चीजें हम लोग कर चुके, दोनों आपके क्लियर होनी चाहिए, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, ठीक है।
एक सेकंड रुको। अब हम लोग गेहूं के बारे में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। सर जी एनिमल हस्बेंड्री की क्लास कब से शुरू करा? एनिमल हस्बेंड्री क्लास सोमवार से शुरू होगी भाई। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। कल भाई शनिवार है, कल मेरे को आउट ऑफ स्टेशन जाना है, ठीक है। कल क्या मैंने तो आज जल्दी करना है, तो कल क्लास नहीं हो पाएगी भाई अपनी हरियाणा चिक्के की भी। और संडे को अपनी क्लास की छुट्टी होती है, यानी लाइव टेस्ट होता है संडे को, तो भाई 2 दिन अपनी छुट्टी रहेगी एक तरीके से समझ लो। सोमवार से अब अपनी क्लास कंटिन्यू होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो ये आपकी क्या नाम है, क्या बोले अगर एनिमल हस्बेंड्री की क्लास है भाई आपकी 3 बजे होगी भाई मंडे से, ठीक है। और एक डेमो यूट्यूब के ऊपर भी करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद एक डेमो क्लास छोड़ दूंगा यूट्यूब के ऊपर एनिमल हस्बेंड्री की। उसके बाद की सारी क्लासें आपकी बैच के अंदर ही लगेंगी डेली दिन में 3 बजे, ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं गेहूं। गेहूं का पुराना नाम क्या है भाई? ओल्ड नेम क्या है गेहूं की फसल को पुराने समय के अंदर किस नाम से जाना जाता था? अभी अभी मैंने बताया गोधूम। किस नाम से? गोधूम के नाम से किसको जाना जाता था पुराने समय के अंदर? गेहूं को जाना जाता था गोधूम। कैसे गेहूं, कैसे गोधूम, याद रह जाए, रिलेट करके याद रह जाए, ठीक है जी। हरियाणा के अंदर सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है इसी फसल का उत्पादन होता है। हरियाणा में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल सबसे गणा क्या? गेहूं का उत्पादन होता है, सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल। और अब वर्तमान में हमारे किसान साथियों की बदौलत, ठीक है, हम लोग इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अगर कल को अकाल भी पड़ जाए ना, जमा देश का में भूखमरी पड़ गई, ठीक है भाई, जमान कुछ भी लगा तो भी हमारे पास कम से कम 6 साल तक राशन चल जाएगा। इतना अनाज हमारे देश के अंदर है, इतना अनाज है। आप ये सोचो 6 साल तक अगर हम कुछ भी काम ना कराना है, आराम तक खाली बैठा तो भी पूरा देश है आराम तक खा सका है। देख लो कितना बड़ा देश है अपना, कितने करोड़ अरब लोग रहे हैं, सारे आराम तक खा लेंगे अपना देश, ठीक है। 6 साल लग रहा था। ऐसा सिस्टम कोरोना आया था, उस टाइम ही आई थी, अखबार का रिपोर्ट उस हिसाब से बताऊं। हरियाणा पुलिस के लिए है भाई ये। तो हरियाणा में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी तुम्हारी? गेहूं की है। ओके जी, चीजें में समझ में आ गई। और हरियाणा को भारत में किस नाम से जाना जाता है? गेहूं की टोकरी भी बोला जाता है, ठीक है। गेहूं की टोकरी, गेहूं की टोकरी किसको बोला जाता है? गेहूं की टोकरी हरियाणा को बोला जाता है भाई, ठीक है। हरियाणा को बोला जाता है भारत में। हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? गेहूं की टोकरी के नाम से जाना जाता है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा के किस जिले के अंदर होता है? गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन, तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर भाई, ठीक है। कहां पर होता है? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर क्या है? गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हमको देखने को मिलता है, सभी को पता है। धान का सर्वाधिक उत्पादन करनाल को, धान का कटोरा पूछ ले करनाल, गेहूं का कटोरा पूछ ले सिरसा, ठीक है। लिख लो यहां पर, सिरसा को क्या है? गेहूं का कटोरा भी बोल देते हैं। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी, दिमाग में घुस गई, ठीक है। सिरसा तो डायरेक्ट याद रह जाएगा, ठीक है। यानी सिरसा जिले को क्या है? सिरसा जिले के अंदर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए क्या इसको गेहूं का कटोरा भी हम लोग बोलते हैं। ओके जी। सेकंड नंबर पर सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? सेकंड नंबर पर, सेकंड नंबर पर करनाल के अंदर होता है। दूसरे नंबर पर जो सर्वाधिक गेहूं आता है कहां पर? करनाल के अंदर आता है, ठीक है जी। अब एक है केंद्रीय, आपका जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर गेहूं व जौ अनुसंधान संस्थान, ठीक है। केंद्रीय गेहूं व जो भी अनाज है, एक अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, संस्थान का मतलब सेंटर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो गेहूं के ऊपर रिसर्च की जाती है, उसका सेंटर, उसका केंद्र कहां पर? हरियाणा के करनाल के अंदर है। 1978 के अंदर उसकी स्थापना हुई थी, लिखेंगे सभी साथी, ठीक है। केंद्रीय गेहूं ये पूछे जाते हैं, वह जो अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब समझ गया ना, रिसर्च सेंटर, अनुसंधान संस्थान कहां पर? ये हरियाणा के करनाल के अंदर। बोले सिरसा का मतलब गेहूं इतना ज्यादा जगह है कौन भाई बिल्डिंग बनाने की, तो बोले चलो सेकंड नंबर पर करनाल में गेहूं ज्यादा, तो करनाल के अंदर बना देते हैं। तो करनाल के अंदर इसकी स्थापना करी गई। कब करी गई? साल 1978 के अंदर, 1978। अब और नहीं होता वेट, यहीं पर हमें गेहूं अनुसंधान यानी रिसर्च सेंटर लगाना पड़ेगा हरियाणा के अंदर ही, तो यहां पर इसकी स्थापना करी गई भाई, ठीक है। इसको अगर कई बार है पेपर के अंदर शॉर्ट लैंग्वेज के अंदर भी लिखा जाता है, शॉर्ट का मतलब हल्की भाषा के अंदर भी लिख के देते हैं भाई केंद्रीय गेहूं निदेशालय, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना भाई ये क्या मतलब और कुछ तो नहीं आ गया, तो इसी का नाम केंद्रीय गेहूं निदेशालय भी है। केंद्रीय गेहूं निदेशालय भी इसको बोल देते हैं भाई, निदेशालय भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना भाई ओके आ गया कदे और एक मेनू समझ लो, इसी को बोल देते हैं, दोनों एक ही चीज है। ओके जी, गेहूं के बारे में सारे फैक्ट क्लियर हुए। ओके जी, अब चलते हैं हमारी अगली फसल के ऊपर जिसका नाम है धान या चावल। आओ, धान या चावल, इसके बारे में पढ़ते हैं भाई। धान को मैंने बताया था क्या बोलते हैं? पैडी बोलते हैं, पैडी, ठीक है। और चावल को क्या बोलते हैं? राइस बोलते हैं। वोकैबुलरी पढ़ोगे इंग्लिश का, मतलब तो मेरा पट्टा कदे पढ़ी होता है, एसएससी की तैयारी करी हो तो, ठीक है। तो धान या चावल, धान या चावल है। इस फसल का पुराना नाम क्या था? वरेही, वह निचरी की मात्रा ही, वरेही के नाम से क्या है मतलब पुराने समय के अंदर धान या चावल को जाना जाता था। ओके जी। हरियाणा के अंदर गेहूं के बाद जिसका सर्वाधिक उत्पादन होता है वो भी कौन सी फसल है? धान है। पहले नंबर पर हरियाणा में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? गेहूं का। दूसरे नंबर पर किसका होता है? धान का होता है। ओके जी, लिखेंगे सभी साथी। पुराना नाम क्या है? ओल्ड नेम पूछ ले, उसका गेहूं का क्या था? गोधूम। इसका क्या है? वरही। ओके जी, ठीक है। एचआर में गेहूं के बाद, एचआर में गूं लिख दिया, गेहूं के बाद सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल, उत्पादित होने वाली फसल यानी ऐसी फसल पहले नंबर पे तो गेहूं जिसका सर्वाधिक उत्पादन हो, गेहूं के बाद दूसरी फसल यह है चावल की जिसका सर्वाधिक उत्पादन होता है हरियाणा के अंदर सेकंड नंबर पे। ओके जी, सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? हरियाणा के करनाल के अंदर, अभी बताया था, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? हरियाणा के करनाल में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और करनाल को क्या हरियाणा का धान का कटोरा भी बोला जाता है, एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। कहां पर होता है? करनाल के अंदर। और करनाल को इसी खुशी में किस नाम से जाना जाता है? धान का कटोरा भी बोला जाता है, धान का कटोरा। और गेहूं का कटोरा सिरसा को। ओके जी, चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, बिल्कुल बेसिक सी बात है जिसके अंदर कुछ भी नहीं। अब जो धान है ना, धान की फसल को उगाने के लिए चाहिए चिकनी माटी, चिकनी या फिर जिसको दोमट माटी बोले, यानी जो है पानी को अपने ऊपर मतलब कि रोक सके। रोकने मतलब जैसे धान की फसल होया करे ना, उसका तरचे किले पानी के भरे 24 घंटे पानी के भरे रहने चाहिए। एकदम टिब्बिया का मैं धान बोलने लग, जो टिब्बिया का मैं धान बोए को नहीं, क्योंकि टिब्बिया का मैं टिब्बा तो जितने सारा सारा बालू रे तो सारी माटी ना चूस लेगा 2 मिनट का मैं, ठीक
ठीक है, सॉरी सारा सारा पानी ना खींच लिया 2 मिनट का मैं, थोड़ा तो दान होए कोई मेरे भाई, दान होंगे, दान खातर चीज चिकनी माटी मतलब पानी का किला भर दिया और वो माटी पानी ना पीवे ना, मतलब पीवे तो ये लेकिन कम से कम एक दिन लग उस पानी ना होल्डर रख सके, इसी माटी का दान का उत्पादन हुआ है। तो इसके उत्पादन के लिए क्या है, उत्पादन के लिए चिकनी या दोमट मिट्टी की जरूरत होती है, चिकनी या दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है भाई, ठीक है। तो जैसे भिवानी साइड का एरिया उधर धान नहीं होते भाई, क्योंकि उधर टिब्बे वाला ज्यादा एरिया, धान हुआ है। हिसार का एरिया हो गया, हंसी हो गया, जींद हो गया, करनाल हो गया, कैथल हो गया, अंबाड़ा हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, इन एरियो के अंदर ज्यादा धान का उत्पादन होता है। हिसार का भी आधा हिस्सा हुआ है, ठीक है। जो भिवानी कणी का जो एरिया लगा उसका में उड़ा भी कौन होता, क्योंकि उधर टिब्बा वाला रेतीला इलाका है ना, तो उड़ा भी कौन हुआ है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई, धान की फसल भी हमारी होगी क्लियर। अब धान की फसल के तहत एक योजना चलाई गई थी सरकार के द्वारा, जिसका नाम था मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ठीक है। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार क्या बोली, देखो मैंने आपको बता उसके लिए कम से कम पूरा किला पानी का भरा उड़ा होना चाहिए। तो अब क्या हुआ, बारिश इतनी होती नहीं, कई बार बारिश हो तो जमाए सारा सौदा डिपो, ना बारिश हो तो वो भी कोनी, ठीक है, और ना नहरों से नदियों से इतना पानी आता। तो किसान लोग क्या करने लगे, अब किला तो पूरा भरा होना चाहिए भाई, ठीक है। तो उसके लिए किसान लोगों ने ट्यूबवेल लगाने शुरू कर दिए, ट्यूबवेल तो पहले भी लगा करते भी लगा करते, लेकिन ये क्या उस ट्यूबवेलों से पानी ज्यादा निकालने लगे धरती के नीचे, धरती के नीचे पानी भी जमानो खत्म कर दिया है, सारा पानी ले 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 किला में ले किला भरो, दूसरा किला भरो, उससे क्या धरती का जो पानी का लेवल है वो नीचे जाने लगा, यानी धरती का पानी का लेवल खत्म होने लगा। तो सरकार ने योजना चलाई मेरा पानी मेरी विरासत योजना। इसके तहत सरकार ने बोली अगर आप लोग अपने खेत के अंदर धान की फसल नहीं बोते हो तो आपको उस खेत के लिए 8,000 रुपए मिलेंगे। जैसे मान लिया आपके पास 10 किले हैं, 10 किले में तमना एक का में धान की फसल नहीं बोई तो 10 किले का 80,000 रुपए तो सरकार देगी, ठीक है। तब उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा, हाँ मैंने इसका धान की कौन भी बना और क्या की फसल बोई है, ठीक है। तो यानी एक योजना चलाई गई जिसका नाम है मेरा पानी मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, मेरी विरासत योजना। यह योजना क्या बोलती है, इस योजना के तहत क्या है, धान की फसल न बोने पर, धान की फसल न बोने पर 8,000 रुपए प्रति एकड़ मिलेंगे, ठीक है, ताकि किसान लोग धान की फसल ना बोएं, धरती का पानी का लेवल सही रहे। इस योजना चला अच्छे हैं, इस मत 8 के 10,000 भी दे देवे, ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं। लेकिन मेरा तो यार ये चीज को समझ मान दी, सरकार पैसा ना इतना खराब क्यों करे है। आप ना शायद कल परसों अगर आप अखबार पढ़ते हो तो अखबार के अंदर आपने पढ़ा होगा कि हरियाणा हो गया और 2-3 और राज्य जिनके नाम थे अपने भारत के, ये ऐसे स्टेट हैं जो मतलब कि पैसा तो फुल कमाओ है, जीएसटी वगैरह लगा रखा है, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह सब तरीके से पैसा तो पूरा कमाओ है, लेकिन इन पे अपना कर्जा नहीं फटने लग रहा। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च है वो मतलब कि जितनी भी ये स्कीम चला रखी है, स्कीमों के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च होने लग रहा है। कभी लाडो लक्ष्मी योजना चला दी, कभी कोई और योजना चला दी, कभी इन स्कीमों के ऊपर हरियाणा सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है पूरे देश के अंदर, नंबर 1 पे स्कीमों के ऊपर पैसा खर्च करने में हरियाणा। तो आप ये सोचो यार, पैसा खराब ही करने लग रहे हैं सिर्फ अपने वोट बैंक को समेटने के लिए। अब आप खुद सोचो, ये लाडो लक्ष्मी योजना क्या जरूरत थी भाई चलाने की, 2100 रुपए फ्री में बांटने लग रहे हैं भाई, लो फ्री में, लो फ्री में, लो फ्री में, 1,80,000 से कम इनकम वाली लो 2100 रुपये। लड़कियां अपना 100 रोजगार शुरू करेंगी, एक छोरी दिखा दियो कोई 100 रोजगार शुरू भी कर ले, दो सोया मत कोई मतलब लो हजारा मत कोई एक उसका, हाँ भाई वो लड़की उस पैसे का अच्छे तरीके से प्रयोग कर ले। लेकिन जनता है तमन्ना बेरा को लॉन्ग टर्म में देखोगे ना, कभी इकोनॉमिक्स पढ़ के देखियो, लॉन्ग टर्म में इन चीजों का बहुत ज्यादा मतलब ये समझ लो दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। जनता इससे आलसी बनती है। आप उनको काम करना सिखाओ, आप उनको 2100 रुपए दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनसे काम भी तो करवाओ, उनको काम सिखा दो और नहीं तो उनको काम दे दो। आप लोगों भी मतलब इतने समझदार बनो, सरकार अगर फ्री में पैसे देना तो उस पैसे को कभी मत स्वीकार करो भाई। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सरकार के तो वोट बनाए भाई, उनका किमें कौन बिगड़ता, आगे आने वाली तारी जनरेशन खराब होगी, देश का पट्टा गोल हो जाएगा। तुम बोलो भाई हमें काम दो, काम करवाओ, उसके बदले में पैसे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें फ्री फंड के पैसे चाहिए, अभी बिहार के अंदर 10,000 रुपये बांटे थे, ठीक है, अरे जैसे इलेक्शन का इलेक्शन वापस मांग लिए, लाओ काट के जनता ने बोली हमारे वोट उल्टे दो। तो ये चीज सीखो भाई, थोड़ा थोड़ा तुम चीजों को जब गहराई से पढ़ना शुरू करोगे ना, इकोनॉमिक्स वगैरह और चीजें, तब तुमको पता लगेगा कि हाँ ये चीजें कितनी गलत है, लॉन्ग टर्म में इनके बहुत बैड इफेक्ट है। आगे जो तुम्हारे मतलब बालक होंगे और होंगे, आगे जनरेशन खराब हो जाएंगी। तुमको अभी मजाक में लगेंगे ये चीज, हाँ भाई वो मजाक में टपाए दोगे तमिलना, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखियो बहुत बैड इफेक्ट इन चीज़ के। काम मांगो सरकार से, को काम दो मार लगे, और नहीं तो नहर की सफाई करवा लो, उसका बदला दे दियो 21 रुपये, फ्री फंड में घर बैठे नहीं चाहिए। वो 21 रुपये दिए तो छोरी लगा, छोरी का बाप उनको लिया पौवा पी के आऊँगा, सही मन हो जाऊँगे मैक्सिमम में देख लिया, और क्या मैं सूट ले आऊँगी, मैं तो 21 रुपये मिले हैं इनमें जाऊँगी। आधे ने तो फर्जी ले लेंगे, इसी से भी देखिए मतलब 10-10 20-20 किले हैं, उनके भी बसा का बन रहे हैं, वो कौन से कार्ड बनाए थे वहीं पे 1000 किलोमीटर तक की फ्री यात्रा है, उस दिन भी पढ़ना थे, सबके बन रहे हैं। अब आगे आते हैं हमारी फसल, धान हो गया, धान चावल गेहूं हो गया हमारा लिपट गया। उसके बाद आती है हमारी अगली फसल कपास की। सर जी सीईटी में 44 नंबर है, डीएससी कैटेगरी, हरियाणा पुलिस में नंबर पड़ जाए, बिल्कुल पड़ेगा भाई, धमक चैनल बिल्कुल पड़ेगा, तैयारी करो तुम फिजिकल की। देखो तुम इतने घबराओ मत यार, नंबर पड़ जाएगा उसकी टेंशन ना लो, तुम तैयारी करो, तारा ने तो तैयारी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ हैप्पी कार्ड सर आपने जायद फसलों के बारे में नहीं पता भाई, जायद फसल नहीं पूछता एग्जामिनर, जो अपने हरियाणा जी के अंदर जायद फसलें नहीं करवाते, ठीक है। वो जब मैं आपको हरियाणा पुलिस के लिए जब कृषि और पशुपालन करवाऊंगा ना, उसमें जायद फसलें करवाऊंगा, ठीक है। ये हरियाणा जी के अंदर जायद फसलें नहीं आती मेरे भाई, सिर्फ 2 ही आती हैं, ठीक है। जायद फसलों के अंदर मैं समझ गया वो आती है जो मार्च से मतलब गेहूं कटाई के बाद और जो धान की बुआई है, यानी मार्च से लेकर और जो जून तक का समय, उस समय के दौरान जो सी फसलें बोई जाती है, तरबूज हो गया, काकड़ी होगी और एंड होगी, ये सारी जायद फसलों के अंदर आती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो तुमको कृषि पशुपालन करवाऊंगा उसके अंदर आएगी चीजें, ठीक है। सोमवार से जिसकी क्लास दिन में 3 बजे, अभी इसके अंदर नहीं आएगी, हरियाणा जी के अंदर नहीं जायद फसलें, यहाँ पर सिर्फ 2 ही हैं, ओके। अब चलते आगे, अगली जो हमारी फसल है उसका नाम है कपास, ठीक है। कपास जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉटन, रुई, हरियाणवी का मैं बोलते हैं बाड़ी, ठीक है। के बाड़ी गाड़ी बैठ दी गरमा और के बाड़ी, ठीक है सर चावल से रिलेटेड आपने फैक्ट नहीं करवाए,
चावल से रिलेटेड भाई धान का कटोरा हो गया, हाँ 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 हाँ, रह गए, एक सेकंड रुको भाई, एक दो फैक्ट रह गए। सर्वाधिक चावल का निर्यात हरियाणा के किस जिले से होता है, ये रह गए एक दो फैक्ट मेरे अभी याद आए। ठीक है, हरियाणा में सर्वाधिक जो बासमती चावल है उसका निर्यात करने वाला हमारा जिला कौन सा है, या फिर आपसे पूछ ले हरियाणा के अंदर सर्वाधिक चावल की मिलों वाला, जहां पर चावल की सबसे ज्यादा मिल है, वो जिला कौन सा है, तो दोनों के अंदर कैथल आएगा। ठीक है, हरियाणा में सर्वाधिक बासमती चावल का निर्यातक, यानी जो निर्यातक का मतलब समझ गए, जो बाहर यानी कि जो दूसरे देश में बासमती चावल भेजा है, ठीक है, वो जिला कौन सा है, तो वो जिला है हमारे पास कौन सा, कैथल जिला है। ओके जी, कै जने थल्ले लगा हुआ, थल्ले का मतलब नीचे, ठीक है, कै जने नीचा लगा हुआ था तो पूरा पूरा देश नीचा लगा दिया, तू ये सब तक एक्सपोर्ट करे बाहर। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ा निर्यातक, वो सबसे ज्यादा जो बासमती चावल की मिलें हैं, बासमती चावल की जो मिलें हैं, मिलें का मतलब समझ गया ना, जो फैक्ट्री हैं, जो मिल हैं, जो चावल साफ होया रहे हैं, ठीक है, वो भी हरियाणा के कैथल जिले के अंदर है। ठीक है, और हरियाणा क्या है, बासमती चावल के निर्यात में पूरे भारत में नंबर 1 पे है। ठीक है, जो दूसरे देशों के अंदर बासमती चावल बेचता है, ठीक है, हरियाणा बासमती चावल के निर्यात में पूरे देश में नंबर 1 पर है। बासमती चावल के निर्यात में एक आधे फैक्ट रह जाए यार, मेरा सारी चीज भूल भी जाऊं मैं, नंबर 1 पर है। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट रह गए थे। पहला फैक्ट तो क्या है भाई, सर्वाधिक जो बासमती चावल का निर्यात करें दूसरे देश में भेजो, क्या है कैथल, क्या जने थल्ले लगाओ, पूरा देश तरह नीचा लगा, सब तक बड़ा निर्यातक तो तू बन गया, एक्सपोर्ट जो कर सब तक। ठीक है, और बासमती चावल का जो मतलब कि जो सबसे ज्यादा मिले हैं वो भी कड़ा है, कैथल का है, और बासमती चावल के निर्यात में नंबर 1 पर कौन है, आपका हरियाणा है पूरे भारत के अंदर। ठीक है, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग कपास के ऊपर। कपास की फसल वैसे ये हो जाएगी पूरी, बस आज इसने पूरा करवा के छोड़वा, टेंशन ना लो तुम। कपास के ऊपर अभी चर्चा करते हैं। कपास क्या है, कपास को बोलते हैं कॉटन रुई होगी। ठीक है, देसी हरियाणवी में बोलते हैं ना बाड़ी की फसल। कपास की फसल के लिए आप सभी को पता है, इंडिया जी के अंदर पढ़ते हो कि कपास की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी की जरूरत होती है, काली मिट्टी की सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर जरूरत होती है। तो कैसे कपास कैसे काली मिट्टी के अंदर क्या कपास का हमें उत्पादन देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहां पर भाई काली मिट्टी में उत्पादन होता है, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है बताओ, काली मिट्टी में इसका उत्पादन होता है। ठीक है, हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर भाई, जैसे सिरसा जिले के अंदर गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन है, उसी टाइप से आपका कपास का भी हरियाणा के सिरसा जिले में क्या है, सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिलता है। सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिलता है किसका, कपास का। ओके जी, यह चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा कपास को ही क्या है, सबसे बढ़िया नकदी फसल भी बोलते हैं। नकदी का मतलब जो हमें नकद में पैसा देती है। ठीक है, प्रमुख नकदी फसल है ये भी हरियाणा की। ठीक है, लिखेंगे पूछ ले हरियाणा की प्रमुख, यानी जो मेन जो नकदी फसल है उनमें कौन सा हमारा कपास प्रमुख नकदी फसल भी है। नकदी का मतलब जो हमको कैश में फुल कमाई करवावा है। ठीक है, कौन सी कपास है। ठीक है जी, यह चीज भी हमारे समझ, क्योंकि कपास रुई तो हम खा तो सकते नहीं, रुई तो बेचने का काम आओगी। ठीक है, तो प्रमुख नकदी फसलों के अंदर भी हमारी मतलब की शुमार है। ठीक है जी, अब केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का रिसर्च सेंटर, जहां पर कपास के ऊपर रिसर्च की जाती है, तो जहां पर कपास का उत्पादन है सिरसा के अंदर, तो रिसर्च सेंटर भी कहां पर होगा, सिरसा के अंदर होगा। ओके जी, केंद्रीय और पूरे भारत के अंदर 2 ही जगह मिलता है केंद्रीय कपास अनुसंधान मतलब रिसर्च अनुसंधान संस्थान। ये हमें कहां पर देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है कहां पर, हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर। और पूरे भारत के अंदर 2 ही जगह, एक सिरसा और दूसरा आपका महाराष्ट्र के अंदर जो नागपुर है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर जो नागपुर है, नागपुर के अंदर भी क्या हमें कपास का उत्पादन में सर्वाधिक मतलब कि ये सॉरी रिसर्च सेंटर ही हमको देखने को मिलता है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा, पलवल, ये मैं आपको पहले करवा चुका, शायद करवाई कि नहीं करवाई, अभी सिटियों के निकनेम करवा दिया ना, कॉटन सिटी। कॉटन का मतलब रुई तो क्या पल 2 पल में ऐसे पिचक जाती है 2 मिनट के अंदर। ठीक है, तो कॉटन सिटी सबको पता है, पलवल अलग से करवाने की जरूरत नहीं है। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई कि पहले करवा चुके ना निकनेमों के अंदर। अब आती है हमारी अगली फसल जिसका नाम है गन्ना, इंग्लिश में बोले तो शुगर केन। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा के किस जिले के अंदर होता है। गन्ना तो हमने देखा, देखो धरती दिखाऊं किसा हुआ है, इसा हुआ गन्ना भाई, यो भाई सा हुआ गन्ना। तो गन्ना का मैं भी पोरी हो या पोरी, जैसे एक पोरी तोड़ी ऐसे गन्ना चूसते हैं। ठीक है, जो गन्ना चूसते हैं उनके दांत मजबूत रहते हैं। ठीक है, और भाई देखो चूसो तो भाई गन्ना चूसियो। ठीक है, और चीज तो अच्छी नहीं होती, मानो भाई जैसे लॉलीपॉप होगी, ठीक है, टॉफी होगी, ये चीजें हानिकारक हो भाई, गन्ना बढ़िया है। ठीक है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन भाई, देखो गन्ने के सबसे अधिक उत्पादन के लिए है किस चीज की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है। देखो शुगर कैन में गन्ने के अंदर रस लिखा है, मीठा मीठा रस है, तो शुगर कैन के लिए तो सीधी सी बात है, यानी कि भाई पानी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। पानी का सर्वाधिक कहां पर है, पानी का बढ़िया सा सोर्स कड़ा है, यमुनानगर का है। यमुना नदी साक्षात एंट्री मारने लग रही है, तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन भी हमें कहां पर देखने को मिलेगा, यमुनानगर के अंदर देखने को मिला पार्थ। ठीक है, कहां पर, हरियाणा के यमुनानगर के अंदर क्या है, गन्ने का हमें सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिलता है। ओके जी, चीज भी हमें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। ओके, गन्ना किस टाइप की फसल है, खरीफ की फसल, पहले बता, सर्दियों के अंदर इसका सेवन किया जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी हमारी कपास भी नकदी फसल, उसी टाइप से गन्ना भी क्या है हमारा हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। ठीक है, और प्रति हेक्टेयर इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, 1 हेक्टेयर के अंदर सबसे उत्पादन गन्ना का होगा। ठीक है, हरियाणा की प्रमुख नकदी फसल है, प्लस प्रति हेक्टेयर, पूछ ले आपसे, प्रति हेक्टेयर हरियाणा में सर्वाधिक उत्पादन होने वाली फसल है। हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन है जो, वो किसका होता है, वो भी आपका गन्ने का होता है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई है। गन्ने का उत्पादन क्या प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर का मैं सबता गणा हुआ किसका हुआ है, गन्ना का हुआ। ठीक है, ये चीज भी हमें समझ में आ गई। इसके अलावा गन्ना प्रजनन के अंदर देख लो भाई, गन्ना का भी उत्पादन करा जाएगा, रिसर्च सेंटर है, इनडायरेक्टली आप समझ जाओ, ये भी कहां पर, हरियाणा के करनाल जिले के अंदर है भाई, गन्ना प्रजनन के अंदर भाई,
गन्ना प्रजनन केंद्र, ये कहां पर? हरियाणा के करनाल जिले के अंदर देखने को मिलता है। इसकी स्थापना कब हुई भाई? अंग्रेजों के टाइम पर हुई थी जी। अंग्रेजों के टाइम पर कब जी? 1932 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। गन्ना प्रजनन केंद्र हरियाणा करनाल। ऐसे समझ लो उस टाइम तो क्या है, गन्ना का उत्पादन करने खातिर कर्जा लेना पड़ा करता। कर का मतलब क्या? कर्जा। कर्जे के साथ क्या हमने गन्ने का उत्पादन किया था उस टाइम पर, पुराने समय के अंदर। ओके, चीजें समझ में आ गई, ठीक है जी। अब आते हैं हमारी अगली फसल के ऊपर जिसका नाम है मक्का, ठीक है। 32 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। गन्ना प्रजनन केंद्र हरियाणा करनाल। ऐसे समझ लो उस टाइम तो क्या है, गन्ना का उत्पादन करने खातिर कर्जा लेना पड़ा करता। कर का मतलब क्या? कर्जा। कर्जे के साथ क्या हमने गन्ने का उत्पादन किया था उस टाइम पर, पुराने समय के अंदर। ओके, चीजें समझ में आ गई, ठीक है जी। अब आते हैं हमारी अगली फसल के ऊपर जिसका नाम है मक्का, ठीक है। मक्का, मक्का देखा कदे? मक्का बूठा, ये तो हम खाया करो। तमें ये क्या बोला? स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न मक्की के दाने तो हैं जिसकी बूठा बोला है, ठीक है। मक्के का प्रयोग कहां पर किया जाता है? पाछा पे मारने खातिर, कुल्ला पे मारने खातिर, ठीक है। यानी पंचकुला। पंचकुला के अंदर क्या है? मक्के का सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिलता है भाई, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन कड़ा देखने मिला है? पंचकुला। याद कैसे रखोगे? सर्वाधिक उत्पादन पंचकुला के अंदर देखने को मिलता है। और याद कैसे रखोगे भाई? कुल्ले के ऊपर क्या है? मक्का का प्रयोग किया जाएगा भाई, ठीक है। अलबैद करो तो मक्का बैठ का काम कर, पाछा वाला चुड़ चुड़ कर दे हंडोगे, ठीक है जी। ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। कुल्लों के ऊपर मक्के का उत्पादन, सॉरी मक्के का प्रयोग आपका होता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले मक्के का स्टार्च है वो कहां पर तैयार होता है? मक्के का जो स्टार्च है वो आपके हरियाणा के यमुनानगर के अंदर तैयार होता है। ये प्रश्न आया प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है। मक्के का स्टार्च पूछ ले, स्टार्च तो ये कहां पर? ये हरियाणा के यमुनानगर के अंदर है। ये तो समझ लो स्टार्च का मतलब एक तरीके से उसका पानी, ठीक है। पानी की बात आ जाए तो यमुनानगर है, खोल के ठोक देना। मक्के के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ने की जरूरत। और ज्यादा अभी सर्दियां में खाने लगे यार, रोज नो मक्के के दाने नो गर्म करके वाले मार गया, खाने लगे, ठीक है। चीजें समझ में आ गई। अब आता हमारे जो अगली फसल उसका नाम है बाजरा। तो सारी एक दो लाइन की फसल है, सारी बस हो गया लगभग। इसमें एक पन्ना और कराएंगे, आराम तो हो जाएगा, ठीक है। चीजें आने लगी दिमाग में। बाजरा व चना, ये दोनों क्या आपके मोटे अनाज है भाई। बाजरा और चना क्या आपका? इनको मोटा अनाज बोला जाता है। मोटा अनाज किसको बोला जाता है? आपको बताता हूं। मोटे अनाज की फसलें हैं, मोटे अनाज की फसलें हैं। जैसे गेहूं है, गेहूं तो नन्ना अनाज है भाई। ये मोटा अनाज तारा खातर क्यों जरूरी है? देखो अपने जो पुराने पूर्वज होया करते ना, वो खाया करते मोटा अनाज नरा। सर जी 9000 कदता मिलेंगे, 9000 नहीं मिला भाई। ये है तारा कौन समझ में आया यार, समय के साथ जानोगे तुम। देखो क्या है भाई, मोटा अनाज पुराने समय के अंदर अपने जितने बुजुर्ग होया करते, या आपके जो मम्मी पापा, उनसे पूछ लेना, वो ज्यादातर मोटे अनाज का सेवन करते हैं। जैसे गेहूं भी अगर खाते थे ना, गेहूं की रोटी, तो उसका भी चना के थोड़ा बहुत चना का आटा मिला लिया करते, या थोड़े बहुत जौ का, ठीक है, जई का इन आटा मिला लिया करते। उसका मतलब कि क्या होया करता? मतलब आटा मिक्स हो जाया करता, मोटा अनाज मिक्स हो जाया करता। ये डॉक्टर खुद कहने लग रहे हैं। जो आजकल जो मैक्सिमम एक बीमारी फैल रही है छोटे छोटे बालकों का भी, 25-25 साल के लौंडे का भी होनी शुरू होगी। कौन सी? शुगर की। समझ में आने लग रही है? इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन हार्मोन की वजह से शुगर होती है। शुगर की बीमारी ये किस लिए होती है? अब जो डॉक्टर बताने लग रहे हैं, जो रिसर्च बताने लग रही है, गेहूं की वजह से। गेहूं की वजह से आपकी शुगर होने लग रही है भाई, ठीक है। तो जो आपका गेहूं है, गेहूं का सेवन थोड़ा, मतलब देखो सारा देश करे यार गेहूं का सेवन करो, लेकिन थोड़ा कंट्रोल अमाउंट में। उत्तर भारत के अंदर ज्यादा, आप देख लो दक्षिण भारत के सारे लोग चावल खाओ यार, मांस खाओ है। मैंने उन्होंने मांस खाना सही, मांस खाना बहुत ही गलत चीज है, लेकिन मैं बताने लग रहा हूं कि वो गेहूं का सेवन नहीं करते, इसलिए उधर ये शुगर की बीमारी बहुत कम है। कोई इक्का दुक्का व्यक्ति का पावर, नॉर्थ मतलब इंडिया के अंदर सारे फैल रही है। तो इसका रीजन ये है भाई। तो गेहूं का थोड़ा खाना है, मतलब जैसे मान लो 2 टाइम आप रोटी खाओ, एक बार सुबह एक बार शाम ना, तो एक टाइम कोशिश करो भाई मोटे अनाज की खाओ, बाजरा खा लो, चने खा लो, या फिर और मक्के की खा लो। मक्का भी मोटा अनाज का मैं है, इनकी रोटी खा लो, ठीक है सेहत के लिए, ठीक है। जाडे का मतलब मैं तो रोज बाजरा की रोटी खाऊं सुबह सुबह, ठीक है। लेकिन एक टाइम खाओ, सारा दिन बाजरा ही खाओगे, कब्जी हो जाएगी, टूटता नहीं कब्जी, भगवान कसम, ठीक है। लीड फंसाया होगा। देखो भाई, तो मोटे अनाज की फसलें हैं। और मोटा अनाज के लिए मिट्टी चाहिए, बालू रेत चाहिए। बालू रेत के अंदर मोटे अनाज का उत्पादन होता है। बालू रेत कहां पर है जी? भिवानी के अंदर है जी। तो भिवानी हो गया, चरखी दादरी हो गया, ये जो महेंद्रगढ़ के जो एरिया सारे का में मोटा अनाज सब तगड़ा भिवानी का में हुआ है, ठीक है। सरसों होगी, सरसों की फसलें भी मोटे अनाज मतलब भिवानी का में हुआ है। सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन हमें कहां पर देखने को मिलता है मोटे अनाज का? तो ये हमें कहां पर? भिवानी के अंदर देखने को मिलता है। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन भी भिवानी के अंदर, लिख लो यहीं पर, लिखवाना भूल गया मैं शायद आपको। सरसों का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? वो भी हमें भिवानी जिले के अंदर देखने को मिलता है। भिवानी के अंदर क्योंकि बालू रेता टिब्बा वाला इलाका है, थोड़े तमने देखने मिलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आती है हमारी अगली फसल जिसका नाम है जवार। जवार जो डांगरा दिखाया करा, वह जवार, ठीक है। जवार की फसलें सबसे ज्यादा अगर रोहतक का एरिया का मैं, ठीक है, रोहतक का एरिया हो गया तारा, ठीक है, रेवाड़ी का एरिया हो गया, उधर तारी जवार की फसलें। वैसे तो पूरा हरियाणा में हिसार का मैं भी हो यार जवार तो कोई बोलो, ठीक है, लेकिन भाई हरियाणा जी के इसमें लिखते हैं, ठीक है। रोहतक कैसे याद रखोगे? बट डांगर के रोण लाग जाए हैं, रोहतक रेवाड़ी जो फ्री की रेवड़ी दे दी मारती लेगी खेत में बोगी, ठीक है। कोई बढ़िया चून ले आओ, चून चांद लगाओ, तो वो खावांगे। मैं सारे इन्होंने क्या करें? तो रोहतक व रेवाड़ी के अंदर आपकी जवार की फसलें सर्वाधिक देखने को मिलती है। इसके बाद गंठे, गंठों की फसल कहां पर देखने को मिलती है? गंठे, गंठे का मतलब हो गया प्याज, अनियन। ये एक और ट्रेंड देखा आजकल छोरी है ना, मतलब ओनियन भाई, मैं तो छोटा था मैं तो ओनियन ही बोलिया करता भाई, सारा देश ओनियन बोल रहा है। लेकिन मैं जैसे एक दिन बाहर जा रहा था, एक छोरी मेरा क्या बोली, नो बोली एक अनियन पिज्जा, 2 कोल्ड ड्रिंक, और मेरा नहीं के बोली, एक और बोली हुई एक अनियन पिज्जा, 2 कोल्ड ड्रिंक और एक फ्राइज। अगला बोले कौन सी फ्राइज? फ्रेंच फ्राइज। भाई इतनी स्वीट तरीका था बोले नो जमानो, आदमी बस नो आवाज भी सुन लेना नो, ओहो बस उड़े जारी लाग जाए, उड़े नो बस परम सुखानंद की प्राप्ति हो जाए। कि मैं करने जो आवाज आवाज का मैं भी आदमी नो समझ लो, बस परम सुख गंगा ना हो जाए। गंठे या प्याज बताओ? प्याज का भाव 50 रुपए धड़ी, 100 रुपए धड़ी, ठीक है। तो आपका जो गंठे या प्याज भाई, इनका उत्पादन सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलता है? अंबाला और गुरुग्राम के अंदर भाई। अनियन, अनियन पिज्जा है अंबाला है गुरुग्राम के अंदर भाई। एक तो आपका नॉर्थ हरियाणा के अंदर और एक हमारा साउथ हरियाणा, दोनों है ना। अंबाला ऊपर की तरफ उत्तर हरियाणा में, गुरुग्राम नीचे दक्षिण हरियाणा में, दोनों जगह दोनों काम चलाए जाए। अनियन पिज्जा, मैं तो पता अनियन ही लगा बोलना, मैं तो अनियन बोलना ही छोड़ दिया, अनियन बोलूंगा मैं भी आज पता। अनियन भाई आप लोग ना वो अनियन खाते हो क्या? अनियन
अब देखो भाई, गंठे हो गए, प्याज हो गए, जवार हो गए, बाजरा हो गया। अब आता है मशरूम या खुंबी। मशरूम कौन से? सांप की छतरी जिसकी नाम बोलिया करो। मशरूम या खुंबी की फसलें भाई, ठीक है। खुंबी का सर्वाधिक उत्पादन ये प्रीवियस ईयर के अंदर बहुत बार आ चुका है, ग्रुप डी के अंदर आया हुआ है, प्रीवियस ईयर के अंदर आया था। खुंबी का सर्वाधिक उत्पादन सोनीपत के अंदर होया भाई, ठीक है। सोनीपत का मैं भी गांव है, खुबड़ू गांव, खैसे खुंबी, खैसे खुबड़ी गांव, खुबड़ू गांव, ठीक है। तो खुंबी या मशरूम का सोनीपत के अंदर भाई, ठीक है। गांव का नाम पूछा था, पूछ ले आपसे, खुबड़ू गांव। खुबड़ू गांव है कहां पर आपका? सोनीपत के अंदर है। वहीं पर क्या तुम्हारे सांप की छतरी यानी मशरूम या खुंबी का उत्पादन सर्वाधिक हमको देखने को मिलता है। चीज हमें समझ में आ गई। और गोभी भी कौन खोद दिया कर रहा है? सोनीपत वाले बालक के हैं सारे, गोभी खोद दिया कर रहे हैं, सोनीपत, ठीक है। गोभी उनकी लैंग्वेज भी मतलब थोड़ी वाली है। गोभी का सर्वाधिक उत्पादन, जैसे हमारी 2-3 रिश्तेदारी हैं रोहतक सोनीपत में, वो जो कदे आवे ना मारा करा उन्होंने बोलिया करें, कतिये ना करती नू जमाए वह तो बेरा नहीं किसी पड़ोसन है, कतिये जमाए नू लड़न लग जा है कि बेरा कितनी बार समझा रखी है, फिर नू लग जा करन, कतिये इन बातों ना समझे, इस डाल के लग बोली तो समझ जावा। हाँ, और उस तरफ भिवानी का नहीं जाओगे, ओ कड़ो गयो थो तेरा पापो को दो शिकायत तो लगा दूँ, कड़ो जाओ पानो कौन ही लगा हुआ जो, मतलब ओ का वहां पर मतलब ये पहचान है। हरियाणा के अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार की बोलियां सुनने को मिलती हैं आपको, ठीक है। फतेहाबाद साइड जाओगे, उधर कठे जावे है, अठे जाऊं हूं, वो अठे जाऊं हूं, लारे पछा पछा ना, ये लारे तावड़ो हो गए गामो, ठीक है। मतलब हर एक जगह आपको अलग अलग लैंग्वेज का टेस्ट देखने को मिलता है। और कैथल साइड जाओगे अपना करनाल साइड, उधर अलग है, उधर और भी मतलब उनकी जमाए प्यारी बोली लगा मतलब जमाए और डालते अपने सीएम साहब सैनी साहब हैं, वो भी उधर कुरुक्षेत्र साइड के हैं। उनकी लैंग्वेज देखना, कभी आप बोलना ना वो उस टाइम देखना, मतलब न्यारा है आवाज का। मेरे के तो दोस्त भी कैथल के, वो भी अलग अंदाज है उनका, और भी मतलब उनकी बोली में सबसे नहीं लगा कैथल लगी, वो अपना थोड़ी बोलनी भी नहीं आती, कुकर बोलिया करें। अब देखो आगे चलते, अगली फसल हमारे पास आलू। एक तरफ से आलू डालूंगा, दूसरी तरफ से सोने का उत्पादन हो जाएगा। आलू की जो फसल है भाई, आलू क्या है? हरियाणा के अंदर सबसे अधिक बोई जाने वाली सब्जी है। मैं तो छोटा आया करता ना, मैं पहले सब्जी नहीं खाया करता भाई, जिम में था ना छोटा, मतलब 5-6 साल का था, सब्जियां तो मैंने परहेज होया करती, मैं खाया करता एक तो दाल, अरे एक आलू की सब्जी भाई। मैंने आलू की सब्जी सबसे बढ़िया लगा करती, रोज आलू की सब्जी खाया करता, मेरा सुड़ा चून हो गया था। फिर ऐड बड़ा तो गेटवा हो गया था, नो ये बटन दिखाना बंद हो गया था, लुप्त हो गया था, लुप्त प्राय प्रजाति बन गया था मेरा बटन तो। फिर भाई धीरे धीरे अकल आई, समय जैसे जैसे बड़े हुए, आलू और दाल बस दो ही चीज। घर और कहे की सब्जी बन जाती, कोई हरिया पत्ते वाली बन जाती, उल्टी गिर जाती, या कौन खाई भाई, जमा भी नहीं। अब देखो आलू, आलू क्या है? हरियाणा में सर्वाधिक बोई जाने वाली सब्जी है भाई। हरियाणा के अंदर ऐसी सब्जी जो सबसे अधिक बोई जाती है कौन सी है? आलू की सब्जी जो सबसे अधिक बोई जाती है, ठीक है जी। सर्वाधिक उत्पादन करो भाई, तो इसका हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर भाई, कुरुक्षेत्र बता मेरा कुरुक्षेत्र का जो युद्ध होया था, ठीक है, उस टाइम में कोई और सब्जी आया करती ना, सिर्फ आलू आया करते, आलू खाया करते, अपना युद्ध में चले जाया करते, ठीक है जी। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहां पर, यानी आलू के ऊपर जो रिसर्च होती है, रिसर्च सेंटर कहां पर? तो हरियाणा के करनाल के अंदर मैक्सिमम रिसर्च सेंटर करनाल का, पढ़े भी हैं, ठीक है। तो आपसे पूछे आलू प्रौद्योगिकी संस्थान, आलू प्रौद्योगिकी जो संस्थान है ये हमारा कहां पर खुला है? तो ये हमारा हरियाणा के करनाल जिले के अंदर क्या है? कोई सा भी रिसर्च सेंटर है मैक्सिमम चांस तारे अड़ान के, ठीक है, कड़ा खुले आई हुई आपके हरियाणा के करनाल जिले के अंदर क्या आलू प्रौद्योगिकी संस्थान है, ठीक है जी। चीजें समझ में आई। और आपसे पूछ ले बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो नीलो खेड़ी, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो, ठीक है जी, चीजें क्लियर होगी। अब आते हैं हमारे पास 2 फसल हो रहेगी, बस 2 फसल, एक हल्दी और एक आम, बस फिर क्लास करते हैं पूरी। आज लिपटाई देंगे सोदाना अलग तरह के। क्या हुआ सर, क्या मेंस में कैटेगरी चेंज कर सकते हैं? प्लीज एक्सप्लेन। मिन्नू गिल भर दे हमारा बिजली का बिल, तेती कितनी बार बताया यार। स्पेशल देखो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक पा जाओ, ज्वाइन कर लो, नहीं सर्च कर लेना @कैपिटल शर्मा जॉब्स, मतलब एक तरफ से मशीन में अपने आलू डाल दिया, दूसरी तरफ से सोना निकाल लिया। अब आते बना रखे हैं ताकि तारवर के बालक किसी अगर कोई भी समस्या हो तो मैं अपनी वो चीज बता दूं, तारी समस्या का निवारण कर दूं। ओके ठीक है भाई। हाँ अब क्या है, जैसे मैंने बताया हरियाणा में सर्वाधिक उगाई जाने वाली सब्जी तो आलू थी। अब हरियाणा में सर्वाधिक उगाई जाने वाला मसाला पूछ ले तो वो हल्दी है, ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। हरियाणा में सर्वाधिक उगाया जाने वाला मसाला, उगाया जाने वाला मसाला, डिफरेंस समझ में आ गया। सब्जी पूछ ले हुआ है तो आलू, मसाला पूछ ले हुआ है तो हल्दी, फसल पूछ ले हुआ है तो गेहूं, दूसरा नंबर पर सबसे घनी चावल है। डिफरेंस समझ में आया? हाँ जी आ गया, दिमाग के अंदर घुस गया। हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर है? हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापना कब हुई और है कहां पर? हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट यानी जड़े हल्दी की सारी साफ सफाई करी जा रही, इसकी गांठ बनाया, गट्ठा ना पिसिया कर, तो इसकी स्थापना साल 2009 के अंदर आपकी हुई थी, ठीक है जी। और कहां पर हमको देखने मिलता? रादौर, रादौर के अंदर। रादौर के अंदर रगड़ना, हल्दिया की गट्ठा ना रगड़ रगड़ के उसके मतलब हल्दी काट दे। रादौर है कहां पर? यमुनानगर के अंदर। अरे जड़ा हल्दी का सब तगड़ा उत्पादन होगा, उड़े तो प्लांट लगावांगे, तो रादौर यमुनानगर के अंदर क्या हमें इसका प्लांट देखने को मिलता है। और इसका एक और प्लांट प्रस्तावित है, वो कहां पर? हरियाणा के तरावड़ी। तरावड़ी कहां पर है? करनाल के अंदर, वहां पर इसका एक और प्लांट प्रस्तावित है भाई, ये करंट के हिसाब से याद रखना, ठीक है। इसका एक और प्लांट कहां पर प्रस्तावित है? तरावड़ी। तरावड़ी कहां है जी? हरियाणा के करनाल जिले के अंदर, वहां पर इसका एक और प्लांट आपका प्रस्तावित है। ओके जी, ये चीज भी हमारी समझ में आ गई, हल्दी का रोल भी हो गया खत्म। अब आती है हमारी अगली फसल जिसका नाम है आम। आम भाई, आम है। आम क्यों इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में? क्योंकि गर्मियों के अंदर फलों का राजा और गर्मियों के अंदर सबसे ज्यादा जो आदमी खाता है आम खाता है, तो आम के लिए भी पानी की जरूरत होगी। और आम में अपना जो उत्तर हरियाणा है, उत्तर हरियाणा के अंदर यानी जो यमुनानगर का एरिया हो गया और जो अंबाला का एरिया होगा, यहां पर क्या है? सर्वाधिक आम का उत्पादन हमको देखने को मिलता है यमुनानगर अंबाला के अंदर। ओके जी, हरियाणा के अंदर आम मेला कहां पर लगता है? कोई साथी बताएगा? प्रतिवर्ष लगता है आम मेला। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल भाई। एक सेकंड। तो और अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में सर्वाधिक उगाया जाने वाला फल, हरियाणा में सर्वाधिक
उगाया जाने वाला फल फल पूछ ले तो कौन सा आपका आम है, सर्वाधिक उगाया जाने वाला फल। मसाला, हल्दी, सब्जी, आलू, फसल, गेहूं। ठीक है, तो फल सबसे ज्यादा आम का उत्पादन हमारे भारत के अंदर, सॉरी हरियाणा के अंदर किया जाता है भाई। ठीक है, जिस चीज समझ में आ गई। आम मेला कहां पर लगता है? यादवेंद्र गार्डन भाई। आम मेला प्रतिवर्ष कहां पर लगता है? आम मेला यादवेंद्र गार्डन है कहां पर जी? पिंजौर पंचकुला के अंदर भाई। ठीक है, यादवेंद्र गार्डन है हमारा, कहां पर है जी? पिंजौर पंचकुला के अंदर है जी, पिंजौर पंचकुला के अंदर है जी। और यहीं पर क्या है, प्रतिवर्ष आम का मेला है वो लगता है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हल्के मत लेना इसको। ठीक है जी, आपसे पूछ ले आम उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? आम उत्कृष्टता केंद्र तो ये कहां पर है? लाडवा के अंदर। लाडवा कौन सा जी? जहां से हमारे सीएम साहब विधानसभा से इलेक्शन जीते थे, यानी कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर भाई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लाडवा है, और वहीं से क्या है आपका, वहीं पर आपका आम उत्कृष्टता केंद्र भी आपका स्थापित किया गया है। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। अरे कौन है? ए मीनू गिल, दिमाग का में कमी होगी क्या? कि में और हो गया? ब्लॉक मारी से ना, एक कमेंट ना 100 बार कर लिया, रिप्लाई भी दे लिया, फिर बावड़ी बूच मेरे ने कुकर क्या बताया भी दिया स्पेशल। सर एज रिलैक्सेशन के लिए अलग से वीडियो बना, क्या होता है भाई? कार्टून बाइट, यह चीज मैं पहले ही बताई थी, फिर बताऊं, एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको तारा दिमाग में चीज समझ में आवे है, कोई भी चीज हो ना, खतर प्रूफ चाहिए हो है। तारती एक फैक्ट समझा दूं मैं, एज रिलैक्सेशन तब मिलती है, जब कोई भर्ती बहुत लंबे समय से ना आई हो। ठीक है, अब 2020 में क्या हुआ था? कोरोना आ गया था। कोरोना की वजह से 2-3 साल भर्तियां नहीं निकली, तो उसकी वजह से क्या बहुत सारे बच्चे रह गए, और उसी की वजह से एज रिलैक्सेशन दी गई थी। जब सारे बच्चे जो सीएम साहब के जो वहां पर ओएसडी खुल्लर साहब वहां पर गए थे मिलने के लिए कि जी हमें एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो उस टाइम वो ऐसे बोले कि कोई प्रूफ ले आके दिखाओ, भाई किसी और ने उम्र के अंदर छूट दे रखी हो तो हम लोग दे। तो उस टाइम जो ऐसे सीजीडी की भर्ती हुई थी, या दिल्ली पुलिस की हुई थी, और भी जो भर्तियां हुई थी, उन सभी के अंदर उम्र के अंदर छूट दी गई थी। तो सभी बच्चों ने वो प्रूफ पेश कर दिए, तो हरियाणा सरकार ने भी उम्र के अंदर छूट दे दी, तब जाके एज रिलैक्सेशन मिली थी। अब ये जो 2024 वाली भर्ती हुई, ठीक है, इसके अंदर कोई उम्र के मतलब वो वही वाले तो था जो आपकी पहले जो मतलब कि क्या बोलिया है सीट, ओके नाम कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी, वही भर्ती तो थी। तो अब बार बार थोड़ी ना मिलेगी। अरे वो तब मिलेगा जब 2-3 साल भर्ती ना आई हो भाई। इबे तो यार पासली इबे तो भर्ती हुई है बालक है, तमनु तो बताओ कोई नो हो गया ना भाई कि हाँ भाई 10 साल पहले भर्ती हुए थे, जितो भी मिला है, अब नहीं मिलेगी मेरे भाई। और अगर आपसे कितना प्रयास कर लो, कितना हंगा लगा लो, तमनु ना सुने मैं तेरा दुश्मन हूं भाई, मन कोई मतलब को नहीं मिलो चे ना मिलो, मैं तारी एक सच्चाई था अवगत कराऊं। इससे तमनु जाके मिल भी लियो, सरकार तो मिलो किसी तो मिल लियो। ठीक है, एज रिलैक्सेशन नहीं मिल सकती। अच्छे कोर्ट में केस कर लियो, कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, वो सरकार का हाथ में हो, सरकार की मर्जी के ऊपर डिपेंड हो कि एज रिलैक्सेशन देवे या ना देवे। नोटिफिकेशन आ चुके, अब कुछ नहीं मिलेगा, इसके ऊपर टाइम खराब करना कोई फायदा नहीं, अपना आगे तैयारी कर लो, प्रैक्टिकल होगी सोचा करो थोड़ा। इबे तो भर्ती हो यार, पासिंग आउट परेड हुई है दिसंबर में। समारोह में मैं अपनी उपादेयता समझता हूं।